नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर। क्या शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट एक हो सकते हैं? ऐसी चर्चा 2 दिन से देखने को मिल रही है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या लगता है आपको कि भविष्य में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जी का क्या पैचअप हो सकता है, या बात कहीं और ज़्यादा आगे निकल गई है? सर, एक खासदार है धनंजय माने करके जी, उन्होंने अभी टीवी पे ये उनके इंटरव्यू में बताया कि उनको आशा है, इच्छा है, अपेक्षा है कि एक ना एक दिन शिंदे साहब और उद्धव जी पैचअप कर लेंगे और ये दोनों शिवसेनाएं जो है वो एक साथ हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला है। जी, अभी पहली बात तो ये है कि खासदार धनंजय माने ने ये बोलने के पीछे का राज ये है कि उनको अपने मतदार संघ में बहुत विरोध का शिवसैनिकों के सामना कर पड़ा है। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली निकली, जी, बहुत बड़ी रैली निकली, और उन्होंने वो रैली में देखा, उसके वीडियो देखे होंगे उन्होंने, हमने देखे, उन्होंने भी देखे होंगे। उसमें उनके जो मेन शिवसैनिक है, नेता हैं लोकल, वो सब रैली में धनंजय माने के खिलाफ मोर्चा निकालते हुए दिखाई दिए। तो उनके मन में एक घबराहट सी हो गई, डर लग गई है। लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। डर लग गया होगा कि अभी आगे चल के चुनाव लड़ने को हम जाएंगे और ये सब अगर खिलाफ है। और दूसरी बात है कि चुनाव होंगे तब होंगे 2024 में। आज मेरी ज़िंदगी ये लोग हराम कर सकते हैं, मेरा निकलना मुश्किल कर सकते हैं, मेरा घूमना फिरना बंद कर सकते हैं। जहाँ जाऊँ वहाँ अगर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन चालू कर दिए, मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी, पब्लिक से कांटेक्ट टूट जाएगा, मेरे को एक किले में बैठ के ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ये जो है ना, इसको पलायनवाद बोलते हैं। या और भी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ आमदार भी कर रहे हैं, कुछ खासदार भी कर रहे हैं, जिनको अभी ऐसा डर लगता है कि बाहर निकलने पे अपने खिलाफ निदर्शन होंगे, तो वो लोगों को एक ऐसा लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि मैं अभी शिंदे साहब के हूँ, अरे चिंता मत करो, ये दोनों एक बाद में एक होने वाले हैं। आज आप उधर बैठे हैं मगर मैं इधर बैठा हूँ, मगर कल दोनों हम गले लगाने वाले हैं। एक ऐसा भूलैया तैयार करके वो खुद को टेम्परेरीली बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे को धनंजय माने का ये जो कहना है कि भाई वो और ये एक ना एक दिन एक हो जाएंगे, सर ऐसी आशा पे जी, क्या अपने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक आ जाएंगे, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसमें भाई मन से हो गई, मेरे ख्याल से कितना 13-14 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए। 2006 में आई थी। 6 तो वो 2006 और ये मतलब 22, इतने साल हो गए सर। कहाँ दोनों भाई एक साथ हो गए? नहीं हुए ना। 16 साल हो गए। 16 साल सर। 16 साल में अगर एक ठाकरे परंपरा में, घराने में, कुटुंब में पैदा हुए 2 भाई अगर जुड़ नहीं गए उद्धव जी के स्वभाव की वजह से और कार्य पद्धति की वजह से, तो जो इनके रिश्तेदार हैं ही नहीं, ऐसे शिंदे साहब उद्धव जी से क्यों पैचअप करेंगे? और उद्धव जी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उद्धव जी को अगर पैचअप करना होता था तो उनको जब संजय राउत ने ये बताया कि भाई एकनाथ शिंदे अस्वस्थ है और उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनमें आपको दखल देनी चाहिए और थोड़ा आपके बिहेवियर में, बोलने के तरीके में और कार्यशैली में कुछ बदलाव लाना चाहिए। किसने बताया? मैं कोट ही कर रहा हूँ ना, संजय राउत ने बताया। संजय राउत ने उनको एक बार नहीं कई बार बताया कि कुछ गड़बड़ है, संभालो, गड़बड़ है, संभालो। और एकनाथ शिंदे अस्वस्थ है, इसका मतलब खाली एकनाथ नहीं है, बहुत सारे नाथ हैं उनके साथ। तो पहले तो उद्धव ने बोला कि मैं किसी की परवाह करता नहीं हूँ, मैं ठाकरे हूँ, बिना ठाकरे शिवसेना नहीं हो सकती। एकनाथ जी ने वो करके दिखाया कि बिना ठाकरे शिवसेना हो सकती है, वो दिखाया। दिखा दीजिए।
फिर वो बोले कि संजय को बोले, अभी संजय बाहर आने दो, वो बोलेगा अनिल ने कभी झूठ नहीं बोला, और संजय के नाम से सर मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं और संजय अलग नहीं, मैं मजाक में कभी कभी उसको बोलता था तू संजय थत्ते है और मैं अनिल राउत हूँ, इतनी अपनी गहरी दोस्ती थी और हम शेयर करते थे ये सब भावनाएं। तो उन्होंने बार बार वार्निंग दी उद्धव जी को कि ये आप रोको, आप अनिल परब के चुंगल में फंसे हैं। सर आज बहुत सारी बातें बता देता हूँ, चलो। उन्होंने बोला आप अनिल परब के चुंगल में ऐसे फंसे हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं मगर वही मुख्यमंत्री है, ऐसा लोगों का आभास शुरू हो गया है। थोड़ा आप निकल आइए उसके चुंगल से। तो उद्धव जी ने संजय को बोला, अरे संजय जेल में है करके मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत समझो, कल बाहर आने के बाद वो सब इसका इनकार या इकरार करेगा ही, और कौन जाने वो बाहर आने के बाद उद्धव के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बारे में और एक वीडियो आएगा आपका। बहुत महाराष्ट्र को बहुत धक्का मिलेगा, मगर अभी नहीं। अभी क्या है ना कि शायद हो सकता है कि एक अगले 2-3 दिन में मेरी संजय जी के जो भाई है सुनील भैया, उनसे 2 बातों के लिए मिलना है उनको। वो अपने घर ही आएंगे। और एक बात है, तो एक तो जेल में उनके बारे में जो ये आ रहे हैं, न्यूज़ आ रही है कि उनको बहुत तकलीफ़ दी जा रही है, उनको टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला होने की उनकी जान को खतरा है। एक तो सर इसमें वीडियो आया है जिसमें उन्होंने सीधा बताया है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के समय भी जेल में नहीं हुआ, ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। ऐसी न्यूज़, एक वीडियो है मेरे पास। वो वीडियो आज मैंने मराठी में शेयर भी किया है कि देखो ये वीडियो क्या बोल रहा है। मैंने बोला मेरे को जो है ऑथेंटिक मिलेगी तब मैं बोलूँगा ही। सुनील भैया मिलने दो, मैं पूछूंगा उसको कि भाई संजय को आप मिलते हो तो ये शिकायत आपने सुनी है क्या। सर संध्याकाळ करके एक पेपर है रोहिणी खाडीलकर का, उसमें सर उसने ऐसा न्यूज़ छापा है कि इनको तो पेट की गड़बड़ थी करके संडास में गए थे। तो मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन मालूम नहीं, मगर ऐसा बोलते कि संडास को दरवाज़ा नहीं होता है। तो उनके यहाँ जो 2 कैदी थे वो गुंडे थे दोनों। सर इनको भी रखा है ऐसे ख़तरनाक गुंडों के साथ जो शार्प शूटर करके जाने जाते हैं, उनके साथ रखा है इनको। तो वो 2 गुंडे उनके, मैं कोट कर रहा हूँ किसको, संध्याकाळ करके जो पेपर है, रोहिणी खाडीलकर उसकी संपादक है। मेरी उससे बात भी हो गई क्योंकि वो मानस कन्या है मेरी बेटी है वो, तो मेरे को बाबा ही बुलाती है। तो उसको मुझे फ़ोन आया था कि बाबा तुम्हाला कळलं का। मैं बोला क्या हो गया बेटी। वो बोली तुम्हारे जो मित्र हैं संजय राउत, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, बोली उनको ऊपर हमला हो सकता है। मैं बोला क्या बात कर रही है बेटी। वो बोली मैंने छापा है, आपने देखा नहीं का। मैं बोला नहीं, संध्याकाळ आता है मेरे पास मगर आज नहीं पढ़ा मैंने। वो बोली मैंने पूरी स्टोरी दे दी है कि सुबह के समय संजय राउत को पेट में गड़बड़ होने के कारण, क्या है ना, वो चलता फिरता आदमी है ना सर, एक्सरसाइज कर। सर आपको मालूम नहीं होगा, बहुत कम लोगों को मालूम है, रोज़ सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक संजय राउत वो जो अपना न्यू बॉम्बे का एरोली ब्रिज है ना, उसके ऊपर वॉक करता है और उसकी जान को खतरा है। गवर्नमेंट ने भी माना है, इसके लिए उसके साथ बॉडीगार्ड होते हैं। सर रोज़ उसके बॉडीगार्ड साथ में लेके वो पूरा एरोली ब्रिज के एंड तक जाके आता है। वो ऐसा रोज़ एक्सरसाइज करने वाला अगर एक 10 बाय 10 की रूम में बंद है और 2 सुपारी शार्प शूटर उसके साथ हैं जो गुंडे ही है, उनको सर संजय राउत कौन है ये मालूम भी नहीं है, वो तो गुंडे है। उन्होंने जब इसको टाइम लगा सर, क्या हुआ था, उसका प्रॉब्लम ऐसा रहा था कि उसको इसका थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया था, पेट दुख रहा था मगर संडास नहीं हो रहा था, तो उसको थोड़ा टाइम लगा। ये गुंडे ने जाके उसको बोला चलो बाहर निकलो, आ जाओ बाहर, हमको जाना है। तो बोले मेरा थोड़ा पेट दर्द कर रहा है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, थोड़ा 5 मिनट मुझे दे दो। तब वो दूसरा गुंडा, उनके रूम में 2 गुंडे थे, 2 भी आ गया, खींच के निकालेंगे बाहर तेरे को, तू क्या समझता है। तो उन्होंने बाहर आए 2 मिनट में वो, और वो गुंडों ने उसको बताया कि हमको तुम्हारे साथ इसीलिए रखा है। हाँ क्या है आपका, कुछ है ना, क्या है वो, क्या पार्लियामेंट में है आप,
भाई आपको दिखाते हैं क्या होता है जेल, उसके लिए हमको तुम्हारे साथ रखा है। तो अपसेट हो गया संजय, और ऐसा हालत ख़राब हो गया कि भाई उसने शिकायत की कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। और दूसरी एक बात ऐसी होगी कि सर जेल में उसको, भाई हम लोग ये लालू से लेके सब देश के बड़े बड़े नेता जब जेल में जाते हैं तो डाक बंगले का ही जेल बनाया जाता है, उनको गद्दियाँ दी जाती है। वो सहारा का सुब्रत राय जिसने अब जो अवधि रूपों का घोटाला किया, उसको लिए तो बंगला ही बना के रखा था जहाँ उसका स्टाफ था जेल में। नहीं, बंगले को ही, उसके ही बंगले को जेल बना दिया। अच्छा, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा पेपर में आया है सब। सर इसको एक कंबल दिया था सोने के लिए, ठीक है, अभी जेल होगा जेल सर। तो सर क्या है ना, वहाँ जो जेल की जो फर्श रहती है, फर्शी बोलते हो अपन मराठी में, वो इतनी ठंडी पड़ जाती है रात को कि उसके ऊपर अगर आदमी सोता है तो उसकी कमर पकड़ जाती है। तो संजय राउत की कमर जो है वो पकड़ गई थी और वो हिलने के काबिल नहीं हो रहा था। तो उसको वो टॉर्चर होता, तो उसने जेल के जो वहाँ पे जो पहरेदार थे उनको बोला कि मेरे को एक कंबल और दो, मेरे को सोया नहीं जाता है, बहुत ये ठंड लग रही है और मेरे को ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है और स्पॉन्डिलाइटिस स्लीप डिस्क बोलते हैं उसको, नीचे जो होता है उसको, उसकी भी तकलीफ़ है, तो मुझे एक कंबल दे दो। सर महाराष्ट्र में आर्थर रोड जेल में जब उसके ही मित्र मुख्यमंत्री है और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इसी मुंबई में हैं, वहाँ पे जेलर ने उनको बताया कि एक ही कंबल दिया जाता है, आपको दूसरा देने की अनुमति नहीं है। जबकि सर ये जेल आर्थर रोड जेल में डजनों में मोबाइल पकड़े जाते हैं, वो भी गैंगस्टर के पास, और गैंगस्टर सर वहाँ से चलाते हैं अपना राज, माफिया राज। वहीं पे संजय राउत जैसे एक राज्यसभा के खासदार को बोला गया कि कानून सहूलत नहीं देता है आपको दूसरा कंबल देने को। सर बेचारे की कमर इतनी अकड़ गई कि वो बोला मेरे को अभी पैरालिसिस होगा, इतनी मेरी हालत ख़राब है, मेरे को थोड़ा तो कुछ ये करो, सहानुभूति दो। हाँ नहीं मतलब मदद करो, मैं कुछ क्या मांग रहा हूँ, मैं खाली एक कंबल मांग रहा हूँ कि भाई मेरे को थोड़ा तसल्ली मिले। नहीं दिया सर, नहीं दिया। बाद में तो ऐसा हो गया कि सर उसको घुटन महसूस होने लगी, तो उसने शिकायत की कि मैं मुझे घुटन महसूस हो रही है और कमर का दर्द हद से बाहर हो रहा है, मेरे को डॉक्टर बुलाओ मेरे लिए। तो वहाँ कौन अधिकारी थे मालूम नहीं थे, वो अभी आएगा धीरे धीरे। मैंने जो वीडियो आज रिलीज़ किया है मराठी के साथ उसमें सब है, वो मैं मेरे मन की बात नहीं, मैं वीडियो कोट कर रहा हूँ और संध्याकाळ की रोहिणी को कोट कर रहा हूँ। सर उन्होंने एक पेन किलर दे दी, बोले ये ले लो। सब ऐसा ही बहाना करते हैं, जो जेल में आते हैं अपने गादी गिरदियों पर सोने का, एसी में सोने का होता है, जेल होता है, आप कुछ भी हो, यहाँ कैदी हो, ये पेन किलर लो, आपको दर्द है ना, यहाँ सांसद नहीं हो आप, एक कैदी हो। सर उसने बोला कि ये गोली मैं लूँ न लूँ ये भी मुझे डॉक्टर को पूछना पड़ेगा, मेरे हृदय में स्टेंट है। सब मेरे हृदय में 2 स्टेंट है, फिर भी मेरे को गोलियों में कुछ बदलाव करना है तो डॉक्टर को पूछना पड़ता है। उसके हृदय में तो कुछ 6 या 7 स्टेंट है। तो वो बोले आपको लेना है तो लो, नहीं लो। बेचारे ने वो गोली नहीं ली, ऐसा ही तड़पता रहा, ऐसा ही तड़पता रहा। घर का खाना आया था मगर खा नहीं पाया, इतनी तकलीफ़ हो रही थी। बार बार वो बोल रहा था कि मुझे ये करो। अब जो वीडियो मैंने रिलीज़ किया है, मेरा नहीं है, एक अलग इनका है, ग्रुप का है, उन्होंने उसमें लिखा है कि उसकी हालत इतनी बदतर हो गई कि वो रोने लगा। सर आप कल्पना कर सकते हैं संजय राउत के रोने की? मैं तो नहीं कर सकता। और बोले मेरे को सहन नहीं हो रहा है, कम से कम मेरे को डॉक्टर को तो मिलवाओ। तो उसको सर उठाने की और चलाने की कोशिश की, चल नहीं पा रहा था। सर स्ट्रेचर लाया गया। ये संजय राउत की बात कर रहा हूँ सर, जो मोदी के साथ सामने बैठ के बोलता है आप मेरे मित्र हैं,
जो अमित शाह के साथ बात करता है, मेरे मित्र हैं, जिसने महाराष्ट्र में इसको उद्धव को मुख्यमंत्री बनाया, जो शरद पवार के साथ बैठ के बराबरी से बात करता है, वो संजय राउत खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसको स्ट्रेचर पे रखा गया और मेडिकल रूम में लेके गए। मेडिकल रूम में डॉक्टर ने बोला कि सच में इनको तकलीफ़ है तो थोड़ा इनको आराम करने दो। एक 2-3 घंटा उधर ही मेडिकल रूम में उनको आराम करने दिया, कुछ गोलियां दी। डॉक्टर बोले मैं जानता हूँ आपको हार्ट की तकलीफ़ है तो मैं देता हूँ गोली, तो उन्होंने गोलियां कुछ दी, फिर उनको उठा के वही 2 गुंडों के बैरक में डाल दी। वो वीडियो वाले ने बोला कि इनके जान को खतरा है, ये आदमी इतना बड़ा आदमी है, आप क्या बिहेवियर कर रहे हैं उसके साथ। संध्या घाट की रोहिणी खाडिलकर ने भी न्यूज़ में बोला कि आप ऐसे लोगों के साथ इसको रख के क्या कर रहे हैं, इसकी जान को खतरा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सर अभी ऐसे हालात हैं उनके, संजय राउत के, कि सर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आज उद्धव जी से अपील की है मराठी वीडियो में कि भाई आपके लिए इसने क्या कुर्बान नहीं किया। उसकी सर बदनामी हुई, वो खुद के लिए नहीं हुई ना, उद्धव की साइड ली करके हुई। शिवसेना की तरफ से लड़ता रहा, भागाड़ी की तरफ से लड़ता रहा, पवार साहब की तरफ से लड़ता रहा, और उसी महाराष्ट्र में उसी के जेल में ये हालत है उसकी। मैं तो यहाँ तक जाके बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक ही ऐसा आदमी हूँ कि जो शिंदे साहब के भी दोस्त है और संजय का भी दोस्त है, कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, इसमें भी संजय का एक रोल है जो मैं नहीं बता सकता। तो मैंने एकनाथ जी से भी आज ये किया है कि एकनाथ जी, ये आपका भी दोस्त है और जेल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर वाले प्रिजन में तो आपको ध्यान देना चाहिए। और एक मित्र के नाते मैंने आपका, संजय का, मेरा जो नाता है उस हिसाब से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे को उम्मीद है कि एकनाथ जी इसमें बिल्कुल ध्यान देंगे और जेल को इंस्ट्रक्शन जल्द ही पहुँच जाएगी। मगर सर हम जो बात कर रहे थे कि इनके एक दूसरे के साथ आने की, जी, एक वो मूल मुद्दा था अपना। सर अगर इस तरह से ये जो कड़ी है संजय, उसके बारे में अगर उद्धव इतने बेफिक्र है तो शिवसेना को कैसे रहेंगे, एक सामान्य कार्यकर्ता क्या होगा, कृतज्ञता है, आम आदमी का क्या होगा। सर कितने शिवसेना के कार्यकर्ता मुझे मिलते हैं, बोलते हैं सर आमच्यावर 20-20 केसेस आहे, आम्हाला रोजगारावर नोकरीवर जाताच येत नाही, आज ही तारीख, उद्या ती तारीख, परवा ती तारीख, फिर रिमांड, फिर वकील, फिर ये। और सर दिघे साहब की खासियत थी, जिन्होंने शिवसेना के लिए अपने ऊपर केसेस लिए उनके सबके वकील दिघे साहब देते थे, उनकी जमानत दिघे साहब खुद करते थे। सर उद्धव साहब को तो पता ही नहीं होता है कि कितने लोग उनके लिए जेल में गए। अभी ये निदर्शन होते हैं ना जी, हर बार उनके ऊपर FIR दाखिल हो रहे हैं निदर्शन करने वाले शिव सैनिकों के ऊपर। इनमें से किसी को भी मदद के लिए उद्धव जी नहीं आएंगे, ना वकील देंगे ना जमानत देंगे, वो तो दिघे साहब थे। तो अभी ये निदर्शन करने वाले जो शिव सैनिक हैं ना शिंदे गुट के खिलाफ, उनको भी एक बार सोचना चाहिए कि जेल में जाना है। और सर इनका पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है, इनको बाहर जाने को मुश्किल हो जाता है, इनको सर हर बार रिपोर्ट करना पड़ता है कि हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं। नौकरी से निकाल दिए गए सर कितने लोग, और सरकारी नौकरी इनको मिलेगी नहीं। मिलेगी। सर ऐसी हालात में अगर आप शिव सैनिकों को डालते हैं, और संजय राउत एक ही ऐसा आदमी था कि जो इनके साथ भी, शिंदे साहब के साथ भी उद्धव का पैचअप कर सकता था, शर्तें कंडीशन लागू वो बोलते हैं वैसा, मगर कर सकता था। वो अंदर जाने के बाद वो आखिरी उम्मीद थी मेरी भी कि ये दोनों को कहीं पैचअप हो जाए, ख़त्म हो। अभी ऐसा है कि उद्धव जी सोच रहे हैं कि मेरी शिवसेना असली अगर साबित होती है तो मेरे को चुनाव चिन्ह मिलेगा, और शिंदे साहब ये सोचते हैं कि शिवसेना कौन सी असली नकली, इसका फैसला होने से पहले दोनों की नहीं चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाए। इनका प्रयत्न है चुनाव चिन्ह कायम रहे, इनका प्रयत्न है भले हमको नहीं मिले, किसी को नहीं मिले, किसी को ना मिले। और ये आसान है,
ये होना आसान है, चुनाव आयोग वो फ्रीज कर देगा। मगर सर मन मुटाव दोनों में बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब एकत्र होना बहुत मुश्किल है। अभी मुश्किल है सर। राज ठाकरे भाई होते हुए सर, राज ठाकरे को मैंने बचपन से देखा है। वो एक छोटा लड़का थे तब से मैं बाला साहब के यहाँ जाता था सर। वो अपने माँ साहेब जो थी मीनाताई, उनके और बाला साहब के बीच में सोने वाला एक छोटा बच्चा करके मैंने उसको देखा है। और दादू बोलता था, किसको? उद्धव को दादू बोलता था, और सब दादू जैसा ही प्यार भी करता था। दादू ने जब बाला साहब की परवाह नहीं की तो वो सूप लेने जाने की एक ही बात दुनिया के सामने आई, मगर उद्धव के निगलिजेंस के बावजूद राज बाला साहब को संभालता रहा, उनकी मानसिकता संभालता रहा। उनके पूरे इलाज के समय राज ने बहुत ये किया, फिर भी वो उद्धव ने उनको नहीं किया। और उनकी मांग क्या थी? मेरी बहुत सर, वो दोनों मेरे करीब थे वो बहुत समय तक, राज और उद्धव बहुत कमी। सर राज को तो मेरे को लगता है मैं हर एक दिन के बाद मिलता था, ऐसा समय था 3-4 साल तक। वो सामना में जब भी आते थे मैं भी जाता था। पहले अशोक पड़बीदरी मेरे मित्र थे, और बाद में 95 की बात है, और बाद में संजय हो गया तो जाता था। तो उनसे मेरी मुलाकात होती थी, बातें होती थी, दोस्ती होती थी। असल में ऐसा है कि राज ठाकरे बाला साहब की शैली में बोलना चाहिए, ये बताने वाला गुरु मैं हूँ। वो अपनी एक शैली विकसित करना चाहते थे, मगर एम्बड़वार करके एक आमदार थे, उनके फ्लैट में वर्ड़ी में जाके हमने 100-200 वीडियो देखे बाला साहब के, मैंने और राज साहब ने मिलके। मेरा तो राज था वो। और उसके बाद उनको मैंने ये प्रमाणित किया कि भाई आपको इस तरह से बॉडी लैंग्वेज और रखनी है और आप सक्सेस होंगे, और वो हो गए। तो मेरे भी करीबी संबंध थे। और राज कैसे है ना, बहुत इमोशनल आदमी है सर। ये उद्धव ठाकरे अगर उसको पार के प्यार से एक भी फ़ोन करता ना, राज जो हो गया सो हो गया, अब हम साथ रहेंगे, भाई है भाई बन के रहेंगे। सर ये जान कुर्बान कर देते थे राज। वो इमोशनल आदमी है, ये प्रोफेशनल आदमी है उद्धव जी, ये प्रोफेशनल है। वो हर एक चीज़ में धंधा सोचते हैं, धर्म नहीं सोचते। उनको बिजनेस दिखता है हर एक जगह। शिवसेना के कारकिर्द में भी उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे बिजनेस देखा, धंधा देखा, धर्म नहीं देखा। तभी तो ये नौबत आई। अभी एकनाथ शिंदे जो हैं, उन्होंने सबक लिया है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये वो उद्धव जी से सीख गए कि किस चीज़ की वजह से जनता में आपकी इज्जत खो जाती है, क्रेडिबिलिटी चली जाती है, विश्वासार्हता चली जाती है। और अभी ऐसा हो गया है कि उद्धव जी एसेट नहीं लायबिलिटी हो गए हैं, और उद्धव सेना भी लायबिलिटी हो गई है। अब एकनाथ शिंदे जी ने श्री गणेशा किया है, तो वो क्यों गले में ये बदनामी का दाग लेंगे या ये लेंगे सिर्फ बाला साहब की वजह से? भाई उन्होंने तो बाला साहब को अपना लिया और दिघे साहब को भी आगे कर दिया। तो अभी उनके साथ तो बाला साहब की भी स्मृति है और दिघे साहब की भी स्मृति है, तो उनको इनके साथ जाने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है उद्धव जी को। जब शिंदे साहब को कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, वो आपने पूरी की नहीं। अब आपको ज़रूरत है पॉलिटिकली, तो शिंदे साहब कैसे आगे आएंगे? तो ये असंभव है। ये खाली लोगों को दिखाने के लिए भाई आशा रखो, कभी ना कभी एक आएंगे। राज और उद्धव ज़िंदगी में कभी एक नहीं हो सकते, वैसे ही शिंदे साहब और उद्धव जी ज़िंदगी में एक नहीं होंगे। दो शिवसेना एक साथ नहीं जानेंगे। जिनको अपनी चमड़ी बचाना है वो बोलते रहेंगे। धन्यवाद सत्य जी। तो ये सत्य जी का विशेषण था उद्धव और एकनाथ शिंदे एक होंगे कि नहीं। उनका साफ साफ कहना था कि ये असंभव है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।